नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो एचएसएफसी इलेक्ट्रिकल सीरीज का पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द एलईडी इज 80 ल्यूमेन पर वाट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 20 वाट एलईडी। यदि एलईडी की दक्षता 80 लुमन पर वाट है तो 20 वाट एलईडी का आउटपुट क्या होगा। एलईडी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टोटल ल्यूमन अपॉन में वॉट। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में आउटपुट निकालना है। दैट मीन्स हमें इसमें टोटल न्यूमन्स निकालना है। और टोटल न्यूमन्स कितना होता है, वो हो जाएगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में वॉट। एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 80 और वॉटेज कितनी दे रखी है 20। तो टोटल ल्यूमन कितना हो जाएगा 1600 ल्यूमन्स, क्योंकि एफिशिएंसी की जो यूनिट होती है वो ल्यूमन्स होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1600 ल्यूमन। क्वेश्चन नंबर 42 है, which is situated the bright lamp method in which the alternator is kept parallel to the bus। कौन सी ब्राइट लैम्प विधि स्थित है जिसमें अल्टरनेटर को बस के समांतर रखा जाता है। A when the lamp wave rotate and clockwise, B when the lamp switch off and the other is kept on, C when one lamp are completely off एंड डी व्हेन ऑल द लैम्प आर फुली लाइट। देखिए अल्टरनेटर में जो हम ब्राइट लैम्प मेथड यूज करते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन के पर्पस के लिए यूज करते हैं। और ये सिंक्रोनाइजेशन का पर्पस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो हमारे अल्टरनेटर है वो सेम फेस में काम कर सके, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम रहे। तो ब्राइट लैम्प मेथड की कंडीशन में जो लैम्प होते हैं वो फुल्ली लाइटली ग्लो करते हैं। 4 तरीके के सिंक्रोनाइजिंग मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है, डार्क लैम्प मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या है, ब्राइट लैम्प मेथड। तीसरे मेथड का नाम होता है डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड। और चौथा मेथड क्या होता है, वो होता है सिंक्रोनस मेथड। ये 4 मेथड हो गए आपके। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ब्राइट लैम्प मेथड के बारे में पूछा गया था। और ब्राइट लैम्प मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं साइमंस एंड हाल्स के मेथड, ये इसका दूसरा नाम होता है। तो ब्राइट लैम्प मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे 2 अल्टरनेटर होते हैं, अल्टरनेटर 1 और अल्टरनेटर 2। जो अल्टरनेटर 1 है इसे हम बस बार से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, और जो अल्टरनेटर 2 होता है इसको हम मेन स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इसमें हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन का। तो सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन में क्या क्या चीजें सेम होनी चाहिए, जो वोल्टेज अल्टरनेटर का वो बस बार के साथ मैच करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए एंड फेज सीक्वेंस भी यहाँ पे मैच करना चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन मैच करती है तो जो लैंप होता है सर्किट में वो मैक्सिमम ग्लो करेगा, उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा तेज होगी। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ब्राइट लैंप मेथड। सो ऑप्शन नंबर डी व्हेन ऑल द लैंप आर फुली ब्राइट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, Which of the following lamp has the least stroboscopic effect as compared to other lamp। निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंप की तुलना में सबसे कम स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है। ए HPSV, बी मेटल हैलाइड, सी HPMV एंड डी LED। तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूवमेंट करता है तो एक हमें हल्का सा फ्लिकर दिखता है, इसे बोला जाता है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। आपने देखा होगा कभी कभी हमें जो बल्ब होता है वो हल्का सा फ्लिकर करता हुआ दिखता रहता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। अगर फ्लिकरिंग की स्पीड तेज है तो उस कंडीशन में हमको ऐसा लगता है कि बल्ब कंटिन्यूअस ग्लो कर रहा है, और अगर फ्लिकर की स्पीड कम होती है तो उस केस में हमें पता लग जाता है कि जो फ्लैश है या लाइट है वो कंटिन्यूअस ग्लो नहीं कर रही है। तो फ्लिकर सबसे कम किसमें होता है, फ्लिकर सबसे कम LED में होता है, क्योंकि LED हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पे ऑपरेट करती है। LED ऑपरेट एट हाई फ्रिक्वेंसी रेंज। और जो LED का आउटपुट होता है वो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट लाइट आउटपुट। और LED का रिस्पॉन्स भी रैपिड होता है, फास्ट होता है, रैपिड रिस्पॉन्स। यहाँ से हम फास्ट रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी LED। क्वेश्चन 44 है, विच इज नॉट ट्रू फॉर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या सत्य नहीं है। A, it is used for high voltage and low power rating. B, cross section area is more, hence few turn are required. C, it has more leakage flux. And D, it has one magnetic path. कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम हाई वोल्टेज और पावर रेटिंग के लिए यूज करते हैं। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 वर्टिकल लिम्स होती हैं और एक योक होता है, और इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सेम रहता है। और जो उसमें कोर मटेरियल यूज होता है
वो कौन सा होता है? लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, ताकि हम एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज कर पाए। अब दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, सबको पता होगा, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो कोर टाइप में एक योक और दो लिम्ब होते हैं, वहीं सेल टाइप में दो योक और तीन लिम्स होते हैं। दोनों लिम्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो आउटर लिम्ब और मिडल लिम्ब होगा उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। अब कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो दोनों लिम्स होते हैं उनमें वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है, पर सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में केवल मिडल लिम्ब पे ही वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स होता है, वो ज्यादा होता है। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है। अब क्योंकि दोनों लिम्स में वाइंडिंग प्रोवाइड की जा रही है तो यहाँ पे कॉपर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कोर टाइप के बारे में, लेकिन शेल टाइप में कॉपर रिक्वायरमेंट कम होती है। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का यूज हाई वोल्टेज और पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को लो वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन में यूज करा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो इसका कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज मोर हेंस फ्यू टर्न आर रिक्वायर्ड, इसका रॉन्ग ऑप्शन होगा। ये कथन सत्य नहीं होता है। हमें ज्यादा टर्न्स की और ज्यादा कॉपर वायर की रिक्वायरमेंट होती है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द सेफ करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 10 mm स्क्वायर पीवीसी इंसुलेटेड सिंगल फेस कॉपर केबल? 10 मिलीमीटर वर्ग पीवीसी इंसुलेटेड सिंगल फेस कॉपर केबल को सुरक्षित धारावाहन क्षमता क्या होती है? ए 16 एम्पियर, बी 100 एम्पियर, सी 40 एम्पियर एंड डी 10 एम्पियर। किसी भी केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, वो किस पे डिपेंड कर सकती है? इंसुलेशन मटेरियल पे डिपेंड कर सकती है, एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है, इंस्टॉलेशन मेथड पे डिपेंड कर सकती है। अब यहाँ पे एक टेबल है, वीडियो को पॉज करना, टेबल को ध्यान से देखना। तो पहला जो कॉलम है वो केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया दर्शा रहा है, दूसरा कॉलम सिंगल फेस एसी और डीसी को दर्शा रहा है, तीसरा कॉलम 3 फेस एसी को दर्शा रहा है। तो 10 mm स्क्वायर के लिए करंट कैपेसिटी सिंगल फेस एसी की कितनी होती है? 43 एम्पियर होती है। वहीं करंट कैपेसिटी 3 फेस एसी की कितनी होती है? 39 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? उपकरण ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A. Both CT and PT are higher power rating compared to a power transformer. B. In step down PT secondary turn are less than primary turn. C. In a PT primary winding is connected in parallel to the circuit. And D. In a CT primary winding is connected in parallel to the circuit. देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग हम हाई वोल्टेज और हाई करंट को सेफली मेजर करने के लिए करते हैं। अब करंट ट्रांसफॉर्मर की कुछ खासियत होती है। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ये हाई करंट को स्टेप डाउन कर देता है, करंट को कम करेगा लेकिन वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि पावर यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। तो एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं? इसको हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है करंट ट्रांसफॉर्मर की, उसमें बहुत कम टर्न्स होते हैं, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स होते हैं। ज़्यादा टर्न्स होंगे तभी तो आपका करंट कम होगा, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना कम करंट हो जाएगा। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को कम करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को सर्किट में हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, और प्राइमरी में इसमें ज़्यादा टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी में इसमें कम टर्न्स होते हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। इसका मतलब जो सेकेंडरी टर्न्स होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी टर्न्स। सो ऑप्शन नंबर बी, इन अ स्टेप डाउन पोटेंशियल सेकेंडरी टर्न्स आर लेस देन प्राइमरी टर्न्स। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 47 है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज इन डिग्री सेल्सियस ऑफ एच क्लास इंसुलेशन एज पर आईईसी? आईईसी के अनुसार एच श्रेणी के इंसुलेशन का तापमान रेंज डिग्री सेल्सियस में क्या होगी? ए 120 डिग्री सेल्सियस, बी 155 डिग्री सेल्सियस, सी 130 डिग्री सेल्सियस एंड डी 180 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इंसुलेशन मटेरियल की 7 क्लासेस होती हैं, क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच, क्लास सी। तो क्लास एच का जो टेम्परेचर रेंज होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री सेल्सियस होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ अ 440 वोल्ट रेटेड हीटर इज गिवन अ 220 वोल्ट सप्लाई, द हीट जनरेटेड विल बी डैश दी ओरिजिनल टेम्परेचर। यदि 440 वोल्ट रेटेड हीटर को 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है तो उत्पन्न गर्मी मूल तापमान की डैश होगी? ए 4 टाइम, बी डबल, सी 1/4 एंड डी हाफ। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि वोल्टेज हाफ हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वोल्टेज कितना था 440, अब कितना है 220, यानी कि वोल्टेज हाफ हो गया। जब वोल्टेज हाफ हो गया तो हीट जनरेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा यही हमें बताना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है V²/R। तो पहले पावर कितनी थी, P1 लिख लेते हैं इसे, 440 का स्क्वायर अपॉन में R, और बाद में पावर कितनी हो गई 220 का स्क्वायर अपॉन में R। अब दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को रेशियो निकालना है। तो P2 को P1 से डिवाइड कर देंगे, P2 अपॉन P1 कितना हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन में R अपॉन में 440 स्क्वायर अपॉन में R। तो इस R से तो ये R कैंसिल हो जाएगा। P2 अपॉन P1 कितना बचेगा 220 इंटू 220 अपॉन में 440 इंटू 440। तो इससे ये 2 टाइम जाएगा, इससे ये 2 टाइम जाएगा। तो P2 अपॉन P1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4। और P2 कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई में P1, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी 1/4 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 2 पोल व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज 52 हर्ट्ज। एक इंडक्शन मोटर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 2 पोल की तुल्यकालिक गति क्या है जब आपूर्ति की आवृत्ति 52 हर्ट्ज होगी। तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है, NS इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई में F अपॉन में P। फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है 52 हर्ट्ज दे रखी है। नंबर ऑफ पोल कितने दे रखे हैं 2 दे रखे हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी 120 इंटू 52 अपॉन में 2, इससे ये कटेगा 26 टाइम, और 120 इंटू 26 3120 RPM। सो ऑप्शन नंबर बी 3120 RPM यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एन इलेक्ट्रिकल लोड ड्रॉ 3 किलोवाट ऑफ रियल पावर एंड 2 kVAR ऑफ इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। द रेटिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन यूनिटी लोड पावर फैक्टर विल बी। एक विद्युत भार 3 किलोवाट वास्तविक शक्ति और 2 kVAR प्रतिक्रियाशील शक्ति खींचता है। यूनिटी लोड पावर फैक्टर प्राप्त करने के लिए आवश्यक कैपेसिटर बैंक की रेटिंग क्या होगी। तो यहाँ पे एक्टिव पावर P कितनी दे रखी है, एक्टिव पावर P है 3 किलोवाट, और रिएक्टिव पावर क्यों कितनी दे रखी है 2 kVAR। अब यहाँ पे हमें बताना है कि हमें कितनी रेटिंग का कैपेसिटर चाहिए होगा ताकि जो पावर फैक्टर है वो 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए। तो अगर हमें पावर फैक्टर को यूनिटी करना है तो जो ये रिएक्टिव पावर है इसको हमें 0 करना होगा, तभी तो आपका केवल प्योर लोड यानी कि एक्टिव पावर बचेगी। तो इसको 0 करने के लिए हमें कितनी रेटिंग कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, हमें 0 करने के लिए हमें 2 kVAR रेटिंग की ही कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, Q टोटल कितना हो जाएगा Q1 माइनस QC। तो 2 माइनस 2 कितना होगा 0 होगा, यानी कि हमें 2 kVAR रेटिंग की कैपेसिटर की जरूरत होगी। सो ऑप्शन नंबर बी 2 kVAR यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।